नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। अभी तक हमने 6 से 7 क्लासें जो ज्यामिति की थी वो पढ़ ली हैं और जो कौन से रिलेटेड चैप्टर था, बेसिक थ्योरी और कौन से रिलेटेड चैप्टर और उसके जो क्वेश्चन बन सकते थे। देखो, अब सारे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते और एग्जामिनर जो मर्जी हो वो क्वेश्चन बना सकता है। ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़े वही आए या जो किताबों में लिखा है वही आए। वो एक क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कितने भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो जो मैंने बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बता दिया था कि समांतर रेखाओं से रिलेटेड या त्रिभुज से रिलेटेड या रेखिक युग्म से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका आपको सवाल में यूज कैसे करना है ताकि आपको सवाल पढ़ के कंफ्यूजन नहीं हो। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो अच्छी तरह देख लिया होगा। और खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप ध्यान रखना, उसको अच्छी तरह नोट्स बना लेना। देखो, पहले 25 अप्रैल को पेपर था, 25 अप्रैल चली गई, तो आपके पास हो सकता है टाइम नहीं हो। अब आपके पास टाइम है, जरूरी नहीं है कि 20 जून को ही आपका एग्जाम हो। और पटवारी वगैरह ग्राम सेवक वालों के तो अभी तक डेट ही नहीं आई है, तो आपके पास अभी टाइम है। आप अच्छी तरह नोट्स बना के उसको लिख लो ताकि आपको बार बार दिक्कत नहीं हो। ये सब में बेसिक कंसेप्ट एक ही है। तो अब जो हमने पढ़ना शुरू किया वहीं से वापस आगे हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। हमने जब ज्योमेट्री पढ़ी तब हमने बिंदु पढ़ा, बिंदु से हमने रेखा बनाई। रेखाओं में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि दो समांतर रेखाएं आए तो कोई आकृति नहीं बनती, समपाती रेखा है तो कोई आकृति नहीं बनती। लेकिन जब रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक सवाल नया आया, कोण। तो कोण को हमने पढ़ लिया। अब आप उसी ज्योमेट्री को आगे शुरू करो। तो देखो, जब बहुत सारी लाइनें खींचोगे, जब आप बहुत सारी लाइनें खींचोगे तो आप इनको आड़ी टेढ़ी खींचते जाओ, आप देखो कोई ना कोई आकृति आपको मिलेगी। जब आप बहुत सारी लाइनें एन लाइनों को खींचोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको आकृतियां मिलेगी। आपको आकृतियां मिलेगी। कौन सी आकृतियां? समतलीय आकृतियां। तो हम अभी वही पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आपने ये कभी नहीं भी पढ़ा हो फिर भी यह आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बस आपको ये अच्छी तरह नोट्स बनाते जाना है। ध्यान रखना, आपको नोट्स बनाते जाना है। तो आपका नाम आया सबसे पहले समतलीय आकृतियां, समतलीय ज्यामिति आकृतियां। आकृतियां कहीं अलग से नहीं आया, ध्यान रखना। बिंदु, बिंदु से रेखा, और जब बहुत सारी रेखाओं को आप अलग अलग तरीके से काटते जाओ, प्रतिच्छेदित करवाते जाओ, तो आपको कुछ न कुछ आकृति मिलेगी। तो उन सभी, भले वो आकृति अच्छी हो, खराब हो, कैसी भी हो, लेकिन वो सारी किस में आएंगी? वो सारी आकृतियां समतलीय ज्यामितीय आकृतियों के अंदर आती हैं। ध्यान रखना, आकृतियों में ठोस आकृतियां भी हैं, खाली उनका बेसिक है, लेकिन हम ठोस आकृतियां पढ़ेंगे अलग से। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? खाली समतलीय आकृतियों की। तो समतलीय आकृतियां क्या होती हैं? तो फिर से ध्यान रखना, समतलीय आकृतियां दो प्रकार की होती हैं। समतलीय आकृतियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक होती है खुली आकृति, एक होती है खुली आकृति, और एक होती है बंद आकृति। एक होती है खुली आकृति और एक होती है बंद आकृति। ओपन और क्लोज्ड, देखो थ्योरी में पूछता नहीं लेकिन स्कूल की किताब में है, तो यह आपको जानना जरूरी है। कोई भी आकृति आप बनाओ तो उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया? एक खुली आकृति और एक बंद आकृति। खुली आकृति का क्या मतलब है? देखो, एक चित्र है, ये रहा, एक चित्र है, जैसे ये रहा, एक चित्र है, ये रहा, आपके जैसे एक चित्र मैंने कर्व में ही बना दिया, ये रहा, ये चित्र हो गया। आप और भी ले सकते हो, जैसे आपके एक चित्र है, ये रहा। तो आप देखो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग है। आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो मिल नहीं रहे, यानी आपको आकृति दिखने में ही खुली की जैसी दिखेगी। ये देख लो, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लिखेगा कि आकृति खुली नहीं है। तो एक होती है खुली आकृति और उसी में एक हो गया बंद आकृति। बंद आकृति, आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कभी भी नहीं बता सकते। ये जरूरी नहीं है, आकृति कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति कैसी भी हो। लेकिन बंद आकृति का मतलब है आप अगर बाहर हो तो अंदर नहीं जा सकते और अंदर हो तो बाहर नहीं आ सकते। उसको क्या बोलते हैं? बंद आकृति।
इसमें आप देख लो कहीं कहीं गैप मिलेगा तो इनको बोलते हैं खुली आकृति। तो समतलीय आकृतियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है खुली आकृति और एक होती है बंद आकृति। अब आप ऐसा सोचो, खुली आकृति को कभी आप आगे पढ़ सकते हो क्या? खुली आकृति तो अनंत हो सकती है, तो खुली आकृति को हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये काम भी नहीं आएंगी, इसमें कोई भी एक ज्यामिति नहीं बनती। तो इसीलिए हम जितनी भी आकृतियां पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि खुली आकृतियां होती नहीं है, होती हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं? हम इसको नहीं पढ़ते। तो हम हमारी ज्योमेट्री में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी आकृतियां हम पढ़ने वाले हैं वो सब कौन सी आकृतियां होती हैं? वो सब बंद आकृतियां होती है। ध्यान रखना, थ्योरी में कभी कभी घुमा फिरा के पूछ सकता है। हम हमारी थ्योरी में जितनी भी आकृतियां पढ़ते हैं वो सब कौन सी होती है? वो बंद आकृतियां होती है। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी देखो खुली आकृति हमारे कुछ भी काम की नहीं है। हम जितनी भी आकृतियां पढ़ते हैं वो सारी की सारी बंद आकृतियां होती हैं। अब बंद आकृतियों में, ये मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, समतलीय आकृतियों में हम कौन सी आकृतियां पढ़ेंगे? हम बंद आकृतियां पढ़ेंगे। अब बंद आकृतियों में भी ध्यान रखना, बंद आकृतियों में भी एक सही डिजाइन हो। बंद आकृतियों में क्या है? ये आपके कभी कभी ये ऐसी भी आकृति आ जाए तो ये भी तो बंद आकृति है। वो हो सकता है ये ऐसे दे और ये बंद कर दे, ये रहा। तो हम इररेगुलर जो जिसकी हम थ्योरी नहीं पढ़ सकते, यहां देखो कर्व हो, और कर्व भी कौन सा हो? वक्र रेखाओं से बना हो, तो उन आकृतियों को भी हम नहीं पढ़ते। हम सीधी रेखाओं में या जो स्पेसिफिक कर्व हो जिसकी एक सही त्रिज्या हो उसी को हम थ्योरी में लेते हैं। ध्यान रखना, थ्योरी में हम सारी आकृतियों को नहीं लेते हैं, हम एक फिक्स स्पेसिफिक आकृति है उसी को थ्योरी में पढ़ते हैं। बंद आकृतियों में भी जो एक सही डिजाइन बने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सही डिजाइन का मतलब आप ध्यान रखना कि सिमेट्रिक से मतलब नहीं है, सही डिजाइन का मतलब जिसको हम पढ़ सके। क्योंकि देखो बंद आकृतियों में भी बहुत सारी ऐसी आकृति होती है जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, तो वही आकृतियां हम जो पढ़ाते हैं जो आपके काम आएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आकृतियां किस तरह की होंगी, तो उस हिसाब से आकृतियों के दो प्रकार होते हैं। ध्यान रखना, बंद आकृतियों में भी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन आकृतियों के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। एक होता है उत्तल आकृतियां, ठीक है, और एक होता है अवतल आकृतियां। एक होता है उत्तल आकृतियां और एक होता है अवतल आकृतियां। ठीक है, अवतल और उत्तल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब फिर से ध्यान रखना, ये हम बहुभुज के लिए पढ़ते हैं, तो उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज आता है। मैंने खाली आकृतियों में इनका नाम लिखा है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये कहां पे अप्लाई करेंगे? बहुभुज में। तो उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसमें आप ध्यान रखना, मैं कुछ आकृतियां बना रहा हूं, परिभाषा आप बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं कुछ आकृतियां बना रहा हूं जो आपने पढ़ी है, मैंने कुछ अपनी मर्जी से आकृतियां बनाई हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ आकृतियां यहां बनाई हैं, ठीक है, और मैं कुछ आकृतियां यहां बना रहा हूं। आपको भी कुछ भी नहीं लिखना है, अभी आपको खाली देखना है। ये मैंने कुछ आकृतियां बनाई हैं, ठीक है। अब आप इनमें चेक करो अलग क्या है, आप इनमें चेक करो तो देखो ऐसा लग रहा है कि फिक्स डिजाइन है। देखो ये रहा, इसमें आकृति देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। आप अंदर से इनको देखोगे ना तो सही तरीके से जमी हुई है, लेकिन जब इनको देखोगे तो देखो ये मुंह निकला हुआ है। खाली बेसिक भाषा में समझा रहा हूं, मैथ की भाषा नहीं है, ठीक है, खाली समझा रहा हूं मैं। इसको देख लो, आप इसको इधर देख लो और आप इसको इधर देख लो, तो उत्तल और अवतल आपको मतलब समझ में आ गया होगा। बहुभुज में पढ़ते हैं, समतलीय आकृतियों में बंद आकृतियां,
मैं ये समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सारी बंद आकृतियां पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम जो पढ़ते हैं वो बंद आकृतियां होती है। फिर बंद आकृतियों में भी दो प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल। तो हम जो पढ़ते हैं, ध्यान रखना, हम जो पढ़ते हैं वो सारी आकृतियां उत्तल आकृतियां होती हैं। अभी मैं बता देता हूं कैसे, लेकिन आप ध्यान रखना, जो हम पढ़ते हैं वो बंद आकृतियां होती हैं। बंद आकृतियों में भी जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, उत्तल आकृतियां। उसका सीधे सीधे मतलब आपको समझा देता हूं, आप ऐसे समझ जाना कि विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो आपको एक लाइन बोलने के लिए आप बहुत सारी भाषाओं में बोल सकते हो, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो हिंदी भाषा है। आप ध्यान रखना, उसी तरह आकृतियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में अभी है, आपके सिलेबस में, रीट में, आपके सिलेबस में, राजस्थान में, या जो स्कूलों की किताब में चलता है, वो हम सारी आकृतियां बंद आकृतियां पढ़ते हैं। बंद आकृतियों में भी हम कौन सी आकृतियां पढ़ते हैं, उत्तल आकृतियां पढ़ते हैं। परिभाषा मैं बता रहा हूं, लेकिन ये पहले इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि रीट में एक बार प्रश्न आया है। तो उत्तल का मतलब समझ जाना, उत्तल का मतलब उत्तल बहुभुज, उत्तल का मतलब उत्तल त्रिभुज। हम जो पढ़ते हैं वो उत्तल बहुभुज है, सही है। हम जो पढ़ते हैं वो सारे उत्तल त्रिभुज है, सही है। हम जो पढ़ते हैं वो सारे उत्तल चतुर्भुज है, सही है। यानी आप जितनी भी आकृतियां पढ़ते हो वो सब क्या है, वो सब उत्तल है। ध्यान रखना, वो सब उत्तल है। यानी अगर आप वर्ग बोलो तो वर्ग को आप उत्तल चतुर्भुज बोल सकते हो, वर्ग को आप उत्तल बहुभुज बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसलिए समझा रहा हूं कि हम जितनी आकृतियां पढ़ते हैं वो सब उत्तल है। आगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। इनकी परिभाषा क्या है, तो इनकी परिभाषा क्या है तो आप समझ जाना, उत्तल आकृतियां और अवतल आकृतियां। तो उत्तल आकृतियों की परिभाषा पहले नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते हैं अवतल आकृतियों की। अवतल आकृतियों की परिभाषा क्या है, तो यदि किसी बहुभुज के किसी भी एक आंतरिक कोण का मान, देखो ये रहा, यदि किसी बहुभुज के किसी भी एक आंतरिक कोण का मान, ये रहा, ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है। यदि किसी बहुभुज के किसी भी एक आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो, यदि किसी बहुभुज के किसी भी एक आंतरिक कोण का मान, आप नोट्स बना रहे हो तो साथ में लिखते जाना, मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं यहां पे लिखूं, ठीक है। यदि किसी बहुभुज के किसी भी एक आंतरिक कोण का मान, क्योंकि एक बहुभुज में उसकी भुजाओं के बराबर आंतरिक कोण होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, बहुभुज आएगा तब हम पढ़ेंगे। अभी मैं खाली आपको बता रहा हूं कि किसी भी बहुभुज में किसी भी एक आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो जाए तो उस आकृति को अवतल आकृति या अवतल बहुभुज कहते हैं। उस आकृति को अवतल बहुभुज कहते हैं। दूसरा यही परिभाषा अगर इसमें होती तो यदि किसी बहुभुज में सभी अंतःकोणों का मान, यदि किसी बहुभुज में सभी अंतःकोणों का मान 180 डिग्री से कम हो तो उसे उत्तल आकृति कहते हैं, इसका अपोजिट, ठीक है। दूसरी परिभाषा, ध्यान रखना, दूसरी परिभाषा, यदि किसी आकृति के, यदि किसी बहुभुज के सभी विकर्णों में से, यदि किसी बहुभुज के सभी विकर्णों में से, अब विकर्ण क्या होता है तो हम आगे पढ़ेंगे, विकर्ण के बारे में मैं बता देता हूं। विकर्ण किसी भी आकृति के जो विपरीत शीर्ष हैं, विपरीत शीर्षों को आप मिलाओ तो जो नई रेखा बनती है उसे विकर्ण कहते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप खाली परिभाषा के हिसाब से ध्यान रखना कि यदि किसी आकृति के कोई भी एक विकर्ण उस आकृति के बाहर स्थित हो, जैसे देखो ये रहा, इसका आप एक विकर्ण बनाओ, इसका आप विकर्ण बनाओगे तो देखो ये रहा, आप इसके विकर्ण बनाओगे तो दोनों विकर्ण अंदर है, आप इसके विकर्ण बनाओ तो देख लो सारे विकर्ण अंदर है, लेकिन आप इसके विकर्ण बनाओ तो देखो विपरीत शीर्षों को मिलाओ, एक शीर्ष तो ये रहा और एक ये रहा, तो आपका ये जो विकर्ण है वो कहां पे है, आपका ये जो विकर्ण है वो आकृति के बाहर है। तो यदि किसी आकृति में उसका कोई भी एक विकर्ण उस आकृति के बाहर स्थित हो तो भी उसे क्या बोलते हैं, अवतल आकृति, अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, इसको मिलाओ तो विकर्ण बाहर है, आप इसको मिलाओ तो विकर्ण बाहर है, आप इसको मिलाओ तो विकर्ण बाहर है। मैं समझाऊंगा आगे फिर से, लेकिन आप ध्यान रखना, उत्तल आकृतियां, अवतल आकृतियां दो तरह की होती है। आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो तो भी अवतल आकृति, और अगर एक भी विकर्ण उस आकृति के बाहर स्थित हो तो भी वो क्या होगा, तो भी वो अवतल आकृति होगा, ठीक है। अब देखो दिक्कत यह है कि लोगों को कंफ्यूज होता ना,
कंफ्यूजन होता है कि उत्तल कौन सी है और अवतल कौन सी है। तो आप समझ जाना कॉन्वेक्स और कॉनकेव, आपको इंग्लिश नाम याद रखना पड़ेगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स भी सबको याद है। अब हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ये होती है कि सर ये पहले उत्तल अवतल समझ में नहीं आता, अब उत्तल का कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है वो भी कहां से समझेंगे। तो आप ऐसे ध्यान रखना, कितने अल्फाबेट है 6, कितने अल्फाबेट है 7, कितने अल्फाबेट है 3 और कितने अल्फाबेट है 4। यानी छोटे नाम की छोटी स्पेलिंग है और बड़े नाम की बड़ी स्पेलिंग है। और आपको यहां पे एक दिया है केव, आप इसको ध्यान रखना। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। केव का मतलब गुफा होता है। आप देखो आपकी आकृति इस तरह है, ये देख लो, ये रहा, ये सीधी सीधी है, लेकिन अगर आपकी आकृति में ऐसा कुछ भी अंदर की साइड जाए, गुफा की तरह दिख जाए, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव। और कॉनकेव का मतलब ही होता है अवतल आकृति। तो मैंने खाली आपको याद करने का तरीका बताया, ठीक है, आप कैसे भी याद रखो। मैं आपको समझा रहा हूं कि हम जितनी भी आकृतियां पढ़ते हैं वो सब कौन सी होती हैं, हम जितनी भी आकृतियां पढ़ते हैं वो सब उत्तल आकृतियां होती हैं। यानी आप वर्ग पढ़ो, चतुर्भुज पढ़ो, आयत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वो सब की सब आकृतियां कौन सी होती है, वो सब की सब आकृतियां उत्तल आकृतियां होती हैं। हम जो भी आकृति पढ़ते हैं वो सारी की सारी उत्तल आकृतियां होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आकृतियां पढ़ते हैं। आकृतियों में भी हम जो आकृतियां पढ़ते हैं वो सब की सब कौन सी होती है, वो सब की सब उत्तल आकृतियां होती हैं। उससे पहले ये सब बंद आकृतियां होती हैं, बंद के बाद सारी आकृतियां कौन सी होती है, बंद के बाद सारी आकृतियां उत्तल होती हैं, उत्तल, ठीक है। अब इसी में हम बहुभुज पे आते हैं, बहुभुज इसके बीच में कहीं कहीं आ गया, ठीक है। तो अब हम आ गए बहुभुज पे, पॉलीगन्स। अब हम आ गए बहुभुज पे। तो फिर से वही हो गया, बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल बहुभुज। ध्यान रखना, बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल बहुभुज। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा बहुभुज है, हम जो पढ़ रहे हैं वो है उत्तल बहुभुज। ध्यान रखना, हम जो पढ़ रहे हैं वो सब के सब क्या है, उत्तल बहुभुज। अब बहुभुज का मतलब है बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। एक बहुभुज का क्या मतलब है, ऐसी आकृति जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, ऐसी आकृति जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, उसे क्या बोलते हैं, बहुभुज। अब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, अब बहुभुज में क्या होता है, तो बहुभुज में एक होता है भुजाएं, बहुभुज में भुजाओं के साथ ही एक होता है शीर्ष। अब ध्यान रखना, शीर्ष, वर्टेक्स, शीर्ष के साथ, बहुभुज में शीर्ष के साथ, बहुभुज में होते हैं आंतरिक कोण। बहुभुज में शीर्ष के साथ क्या होते हैं, आंतरिक कोण, और आंतरिक कोण के साथ साथ ही होते हैं बाह्य कोण। आंतरिक कोण के साथ साथ ही क्या होते हैं, बाह्य कोण। एक बहुभुज में भुजाएं होती हैं, भुजाओं के साथ शीर्ष होते हैं, शीर्ष के साथ आंतरिक कोण होते हैं और आंतरिक कोण के साथ बाह्य कोण होते हैं। अब मान लो एक बहुभुज में n भुजाएं हो, मान लो एक बहुभुज में n भुजाएं हो, तो उसमें शीर्षों की संख्या भी कितनी होगी, n। उसमें शीर्षों की संख्या भी n होती है, उसमें आंतरिक कोणों की संख्या भी n होती है। ध्यान रखना, एक बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो आंतरिक कोण भी कितने होंगे, 5। एक बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो आंतरिक कोण भी कितने होंगे, 10, और बाह्य कोण भी n होंगे। अब ये ध्यान रखना, बाह्य कोण कोई अलग से उड़ के नहीं आया है। आप ध्यान रखना, बाह्य कोण कोई स्पेशल नहीं है। मैं आपको समझा देता हूं, बाह्य कोण जुड़ा हुआ है। जैसे पूरक संपूरक कोण मैंने पढ़ाया तब कहा था अकेला पॉसिबल नहीं है, वैसे ही बाह्य कोण किसका होता है, उसके आंतरिक कोण का। अगर कोई अंदर है तो उसके रेफरेंस में जो बाहर आप लो, उसको लेने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आप एक आंतरिक कोण है तो उसी आंतरिक कोण का एक क्या होगा, बाह्य कोण होगा। और आप ध्यान रखना, आंतरिक कोण और बाह्य कोण हमेशा, कोई भी चित्र हो, अब मैं आपको समझा देता हूं, कोई भी चित्र हो, कोई भी कहीं पे भी, आंतरिक कोण और बाह्य कोण हमेशा इस तरह बने होते हैं। यानी एक रेखा पे
एक रेखा पे एक साइड आंतरिक कोण होता है और उसी रेखा पे एक साइड क्या होता है, बाह्य कोण। और इसीलिए मैंने कहा था रेखिक युग्म के दोनों कोण आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक सवाल तो वो आपके अभी तक हमने पढ़ा उसमें राइट करवा रहे हैं, और एक सवाल वो आपका इसका भी राइट करवाएंगे। ध्यान रखना, बहुभुज का एक सवाल आएगा, बहुभुज का एक सवाल आएगा, और वो एक सवाल आपको ये रेखिक युग्म ही राइट करवाएगा। वो एक सवाल आपको ये जो आपका रेखिक युग्म है, ये रेखिक युग्म ही आपका राइट करवाएगा। रेखिक युग्म एक रेखा पे दो कोण, और दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। रेखिक युग्म मतलब दो कोण, और दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जो आपके आंतरिक कोण है, अभी से लिख लेना, अभी से लिख लेना, मैं आगे सब समझाने वाला हूं, चित्र भी बनाऊंगा, क्यों होता है वो भी बताऊंगा। और बता देता हूं, ये बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी नहीं बताया है कि किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो नहीं बताया उन्होंने क्यों होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कुछ भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी ही आप नोट्स बना लेना कि एक बहुभुज हो या कोई भी आकृति हो, उसका आंतरिक कोण, उसका आंतरिक कोण और इस आंतरिक कोण का जो बाह्य कोण है, ये हमेशा एक रेखा पे स्थित होते हैं। और एक रेखा मतलब रेखिक युग्म, यानी आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण का, आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण का योग हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। आप ध्यान रखना, आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अभी लिख लेना, सवाल करेंगे तब सारे सवाल हम इससे सॉल्व कर लेंगे। तो एक बहुभुज ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, उससे बहुभुज कहते हैं। हमने मान लिया भुजाएं कितनी हैं, n बहुभुज, हमने मान लिया भुजाएं कितनी हैं, n। तो n भुजाएं हैं तो उसमें शीर्ष भी n होंगे, आंतरिक कोण भी n होंगे और बाह्य कोण भी n होंगे। और एक आंतरिक कोण के जो बाह्य कोण है उसका योग 180 डिग्री होता है। और जितने भी हम बहुभुज पढ़ते हैं, जितने भी हम बहुभुज पढ़ते हैं वो सारे के सारे, जितने भी हम बहुभुज पढ़ते हैं वो सारे के सारे, आप ध्यान रखना, उत्तल बहुभुज होते हैं। वो सारे के सारे उत्तल बहुभुज होते हैं, ठीक है। हाँ, आप देखो बीच में मुझे बताते जाना, क्योंकि फ्लो में मेरे को भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज आप कमेंट करके बताएं। देखो जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था ठीक ठाक व्यू थे, ठीक है, 300-400 मेरे लिए काफी है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद वापस बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे रेट कम होती गई है। अभी मतलब 50-60 ही व्यू आ रहे हैं, तो मजा भी नहीं आ रहा वीडियो बनाने में। रोज सोचता हूँ छोड़ो यार, क्या करना है पढ़ना के, फालतू में फ्री फोकट क्यों टाइम पास करना अभी। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो एक मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन जब मैं इस जगह पे आता हूँ, देखो कोई एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में, अभी लाइब्रेरी बंद हो गई है, तो उस लाइब्रेरी में मैंने सेटअप किया है, ठीक है, मेरे पास कोई अलग से सेटअप नहीं है। तो मैं यहाँ पे वीडियो जब बनाता हूं तब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि सामने स्टूडेंट है या नहीं है। बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाने में, और इसी मजे की वजह से, मैं अपने मजे की वजह से वीडियो बना रहा हूं। बाकी मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जो रेस्पॉन्स मैंने सोचा था वो नहीं मिल रहा है। बाकी मैं आपसे एक वादा कर सकता हूं, अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, देखिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, अगर मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं अपने लिए, ये आपके लिए ये खर्चा करने के लिए भी तैयार हूं। मैं एक डिजिटल बोर्ड मंगा सकता हूं, मैं एक पूरा सेटअप खर्चा करके बना सकता हूं कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाऊं। लेकिन मैं 50-60 व्यू में ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं करवा सकता, आप ध्यान रखना। और मेरे भी हाथ में नहीं है। देखिए अब एक जगह उत्कर्ष का वीडियो है, एक जगह वाईफाई एकेडमी का वीडियो है, एक जगह अन अकेडमी का वीडियो है, वहां पे लोग 2-2 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके पास एक प्लेटफॉर्म है। अब उसको टक्कर देना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप एक दिन में उठ के उन लोगों को टक्कर नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करो, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग सपोर्ट करो, आप इसको शेयर करो, आप अपने मिलने वाले लोगों को कम से कम बोलो कि एक बार आप देखो वीडियो को। क्योंकि देखो इतना अच्छा सेटअप नहीं होने के बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं उस उत्कर्ष से सीधा कंपटीशन कर रहा हूं, कि मैं उसकी क्लास से भी ज्यादा अच्छा मैटर आपको करवा सकता हूं। और साथ में हमारा कोर्स कभी भी पेड नहीं होगा। मैं आपको जितनी किताबें हैं, भले वो आप RS अग्रवाल हो, रामनिवास मथुरिया हो, SSC की जो किरण पब्लिकेशन हो, सिकवाल की किताबें हो, राय की किताबें हो, मैं सारी की सारी सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे, उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन ये सब आप पे डिपेंड करता है, आप ध्यान रखना।
ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ज्यादा शेयर करते हो, आप इसे कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो आपको कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। फिर से ध्यान रखना, अगर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो आपको कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड हो, ये सब आप पे डिपेंड है, ठीक है। अब आज हम इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब ध्यान रखना, आज हम इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप पे हम चलेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और आप अच्छी तरह लिख सको। तो देखो, फिर से ध्यान रखना, समतलीय आकृतियों में खाली मैंने बेसिक बताया है और बहुभुज के बारे में भी मैंने आपको बेसिक बताया है। तो एक चार्ट में समझा देता हूं, बस आप ये ध्यान रखना कि हम अगर बहुभुज पढ़े तो जिसकी भुजाएं क्या होती है, n भुजाएं हो, जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, n भुजाएं हो। अब हम जितनी भी आकृतियां पढ़ते हैं वो सब कौन सी पढ़ते हैं, उत्तल बहुभुज। जो हम पढ़ते हैं वो सब की सब क्या है, हम पढ़ते हैं वो उत्तल बहुभुज। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो अवतल हम नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना, आप इस टेबल को बना लेना। हम जो पढ़ते हैं वो अवतल नहीं है, हम जो पढ़ते हैं वो कौन सी है, उत्तल। अब उत्तल में भी देखो, आप पढ़ोगे त्रिभुज, ये आगे आएगा, आप खाली लिख लो त्रिभुज। हम पढ़ते हैं चतुर्भुज, हम पढ़ते हैं चतुर्भुज, हम पढ़ते हैं पंचभुज। फिर त्रिभुज में भी आगे हम बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, इसमें भी हम सब बहुत सारे नाम पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि उत्तल बहुभुज का मतलब ही हो गया उत्तल चतुर्भुज भी है, इसी का मतलब हो गया उत्तल त्रिभुज भी है, इसी का मतलब हो गया उत्तल पंचभुज भी है। आप ध्यान रखना, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप जो आकृतियां पढ़ते हो वो लिखते नहीं है। हम लिखते नहीं है कि चतुर्भुज खाली चतुर्भुज नहीं है, ये कौन सा चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज। यानी वर्ग भी एक उत्तल चतुर्भुज है, आयत भी एक उत्तल चतुर्भुज है। तो आप ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान रखना कि ये जितनी भी आकृतियां पढ़ते हैं, वो सब की सब किसमें आएंगी, उत्तल में। मैंने आपको खाली समतलीय आकृतियों के बारे में बताया है। समतलीय आकृतियां ध्यान रखना, जो हम पढ़ते हैं वो बंद आकृतियां होती है, बाकी कोई भी इर्रेगुलर आकृति समतलीय आकृतियों में आती है। आप जितनी भी आकृतियां पढ़ो वो सब आएंगी, लेकिन हम बंद आकृतियों को पढ़ते हैं। बंद आकृतियों में भी बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हम पढ़ते हैं वो आकृतियां इसमें आती है, बहुभुज में। तो खाली मैंने समतल आकृतियों के बारे में बताया है। कल की क्लास, जो अगली क्लास है, वो सिर्फ और सिर्फ बहुभुज पे होगी। बहुभुज को हम बिल्कुल, आप ऐसा मान लेना, पोस्टमार्टम कर देंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर से आप ध्यान रखना, रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है और खुशी भी होती है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, उन्हें बताओ कि ये क्लास आपके लिए फायदेमंद है। देखो, 10 मिनट 20 मिनट में आपको जो लोग ऑनलाइन क्लास में 2 घंटे बिगाड़ के 10 मिनट का कंटेंट देते हैं, वो मैं आपको खाली 10 मिनट में दे रहा हूं। तो आपका कहीं ना कहीं फायदा है। तो उम्मीद है आप इसको बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।